हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2। इससे पहले मैं एक पार्ट दे चुकी हूँ, पार्ट 1। आपने जो पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है पहले वो जा कर के देख लें, जिसमें कि 15 टर्म्स को मैंने डिस्कस किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2, जिसके अंदर हमने 15 टर्म्स को शामिल किया है। वो कौन कौन सी हैं? मीनिंग ऑफ सेल्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड रिसीवेबल्स, इसमें डेटर्स और बीआर को शामिल करेंगे। मीनिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बीपी, मीनिंग ऑफ गुड्स, मीनिंग ऑफ वाउचर, डिस्काउंट, रिबेट, जीएसटी, एंट्री, बैड डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट एंड इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट में था आपका एक लाइव स्टॉक है 15 नंबर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट, सेल क्या है? विक्रय से आशय मूल्य के बदले माल और सेवाओं का स्वामित्व ग्राहकों को हस्तांतरण करना। मुझे नहीं लगता कि इस सेल्स को मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि सेल क्या होता है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको फिर बाद में एज ए बिजनेस के रूप में आपने उसको तैयार किया और अब उसको बेचना चाहते हैं। तो बेचने के बाद आपको मुनाफा मिलेगा। तो आप जैसे ही उस गुड्स को बेचते हो कस्टमर को, तो कस्टमर को, आपको तो पैसा मिल जाता है, कस्टमर को वो गुड्स मिल जाती है, और आपका जो अधिकार उस चीज़ पर था वो भी उस वस्तु के साथ साथ में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेन जो क्या है यहाँ पे, स्वामित्व ट्रांसफ़र होना, हस्तांतरण होना, ये बात की गई है कि स्वामित्व जो है वो हस्तांतरित हो जाता है कस्टमर को। ठीक है, विक्रय शब्द में दोनों ही तरह के माल को शामिल करेंगे, जैसे कि मैंने परचेज में बताया था आपको, कैश प्लस क्रेडिट। सेल, यानी कि सेल दो तरह की होती है, एक उधार होती है और एक कैश होती है। दोनों को इनक्लूडेड रूप से हम सेल में शामिल करेंगे। और सेल्स रिटर्न क्या है? जब आपने कोई माल बेचा, किसी भी रीज़न से वो माल वापस आपके पास रिटर्न होकर के आ जाता है, तो सेल्स रिटर्न के नाम से जाना जाता है। स्टॉक, रीति का अर्थ उस माल से जो पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया और जो हिसाबी वर्ष के अंदर बिकने से भी रह जाता है। यानी कि स्टॉक दो तरीके से होता है, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के प्रारंभ में जो भी स्टॉक आपने खरीदा था बेचने के उद्देश्य से, वो तो आपका ओपनिंग कहलाएगा, और इसी स्टॉक में से जो माल वर्ष के अंत में बिना बिका रह जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक से बड़ा टर्म होता है इन्वेंट्री। एड वाइड कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें 4 तरह की इन्वेंट्री को हम शामिल करते हैं। पहला है आपके पास में रॉ मटेरियल, दूसरा है WIP, और तीसरा है फिनिश गुड्स, और चौथा आएगा यही स्टॉक जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। इन चारों को मिलाकर के हम इन्वेंट्री कहते हैं। रॉ मटेरियल तो कच्चा माल होता है कि कोई भी आप चीज़ बना रहे हो तो उसके लिए आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, फिर उसको आपने उसमें लागत लगाई, लेबर लगाई और टाइम दिया, ये सब चीज़ें लगा करके आपने जो माल सेकंड फेज़ में पहुंचा है वो आपका WIP कहलाएगा। और इसमें और थर्ड फेज़ में से गुजरने के बाद लास्ट में जो पहुंचता है वो आता है फिनिश गुड्स के। इसमें पहुंचने के बाद आप माल बिकने के लिए तैयार है, तो ये फिनिश गुड्स में आ जाता है। स्टॉक से आशय केवल उसी माल के मूल्य से जो पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया और जो लेखांकन अवधि के में बिना बिका रह जाता है। जबकि इन्वेंट्री एक व्यापक शब्द है, यानी कि ऊपर स्टॉक की डेफिनेशन बता रहा है कि स्टॉक के अंदर आप केवल उसी को शामिल करोगे जो स्टार्टिंग में आपने खरीदा है और लास्ट के अंदर क्लोजिंग के रूप में बच जाता है। जबकि इन्वेंट्री में आप स्टॉक को भी शामिल कर लोगे इन 3 के अलावा। नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार या बिजनेस, और रिसीवेबल का मतलब होता है प्राप्ताएं, यानी कि जितनी भी आपको अर्निंग्स होगी वो सब। यानी कि आगे चल करके फ्यूचर के अंदर आपने जिसको उधार माल बेचा था या जिसमें आपने पैसा लगा रखा है, जिनसे फ्यूचर के अंदर आपको पैसा मिलेगा, वो सब ट्रेड रिसीवेबल्स में शामिल की जाएगी। इसमें 2 तरह के टर्म्स को हम शामिल करते हैं, एक होता है डेटर्स और एक होता है BR। दोनों से ही पैसा मिलता है हमें, बस फ़र्क इतना है कि डेटर्स का कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता कि कितने टाइम बाद में डेटर से आपको पैसा मिलेगा, ये कितने भी टाइम तक हो सकता है। और BR में क्या होता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें लिखा जाएगा कि पर्टिकुलर थर्ड पार्टी से जो भी पैसा आपको मिलने वाला है वो कितने टाइम बाद में रिटर्न हो जाएगा, ये BR में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें एक बिल लिखा जाता है, फिर उस बिल के ऊपर लिखने वाला स्वीकार करता जो उसको एक्सेप्ट करता है, बिल पे साइन करके देता है, फिर वो ये स्वीकार करता है कि हाँ ठीक है, तुम इतने टाइम बाद में मुझे पैसे दे देना, और वो जब भी वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो वो बिल वापस मिल जाता है और पेमेंट हो जाता है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स में भी यही होता है। यहाँ इन दोनों में था कि आपको पैसा मिलेगा, और ट्रेड पेबल में क्या था कि आप पैसा दोगे, यानी कि आपको चुकाना है, वो ट्रेड पेबल से होता है। इसमें भी 2 तरीके के टर्म है, क्रेडिटर्स और BP। क्रेडिटर्स में क्या होगा? क्रेडिटर्स में होगा कि आपको
देना है कितने टाइम बाद देना है ये कोई फिक्स नहीं है, अभी मेंशन नहीं है ये कितने टाइम बाद देना, और बीपी में पर्टिकुलर एक टाइम मेंशन होता है कितने टाइम बाद में आपको पेमेंट करना है। गुड्स में क्या होता है, माल में वह सभी वस्तुएं शामिल होती है जो पुनः विक्रय करने के लिए खरीदी जाती है, यानी कि आपने खरीदा ही इसलिए कि आप उसको वापस बेचना चाहते हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो सब क्या कहलाएंगे, आपकी गुड्स कहलाएंगी। वाउचर भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर भुगतान करने का अधिकार प्रदान करता है, और इसके आधार पर ही व्यावसायिक लेन देनों को सर्वप्रथम लेखांकन पुस्तकों में लेखा किया जाता है। डिस्काउंट, मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी डिस्काउंट, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को और इस सवाल भी बनते हैं। ये एक ऐसी छूट है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को दी जाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है ट्रेड और एक होता है कैश। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पे दिया जाता है और सभी ऑल कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, उन सभी के ऊपर लागू होता है, जबकि ये कुछ सेलेक्टेड होते हैं जिनको दिया जाता है, यानी कि सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो पर्टिकुलर टाइम में आपको पेमेंट कर देते। जैसे आपने कहा कि जो 7 डेज़ में पेमेंट करेगा, या पर्टिकुलर कुछ भी टाइम बता दिया कि जो जितना जल्दी पेमेंट करेगा उस पर उसको इतने % छूट दी जाएगी, तो वो तो हो जाएगा कैश डिस्काउंट। और जिसको ये है एमआरपी, यानी कि जितने 1000 रुपये की एमआरपी, अगर कोई 1000 रुपये के प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसको 10% या 20% ऑफ मिलेगा, तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में किसी तरह का कोई लेखा नहीं किया जाता, एंट्री नहीं की जाती, और कैश डिस्काउंट के अंदर आप एंट्री भी करेंगे और इसका लेखा भी करेंगे। नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट में क्या होता है, कैश और ट्रेड डिस्काउंट जो अपन ने ऊपर पढ़ा, इनमें जो रीजंस बताए गए हैं, रीजंस के अलावा कोई अदर रीज़न है जिसकी वजह से रिबेट दिया जा रहा है, जैसे कोई डिफेक्टिव आइटम आपको बेचना है, कोई फ्री सैंपल के रूप में आपको कोई जो है वस्तु देनी है कस्टमर्स में, तो वो सब रिबेट में आ जाती है। नेक्स्ट है जीएसटी। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे सेल टैक्स हुआ, सेल्स टैक्स हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, तो इन सभी टैक्सेस को इंक्लूडेड रूप से हम जीएसटी कहते हैं। एंट्री क्या होती है, जो भी पुस्तकों के अंदर हम लेखा करेंगे, जो भी लेन देन हुआ है उसको लिखना ही आपकी एंट्री कहलाती है। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में क्या होता है कि मान लो आपने किसी पर्सन को XYZ किसी भी पर्सन को 10,000 रुपये का माल बेचा, उसने ये कह कर के माल खरीदा कि मैं आपको 1 मंथ बाद या 6 मंथ बाद, कितने भी पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि इतने बाद में पेमेंट कर दूंगा, लेकिन पैसा नहीं आया, टाइम पूरा हो गया, आपने फिर भी वेट किया और उसके बाद भी पैसा नहीं आया, तो अब आपको कोई उम्मीद नहीं है कि सामने वाली पार्टी से आपको पैसा मिलेगा, यानी कि एक तरीके से आपको पैसा डूब गया, तो उस डूबे हुए पैसे को ही हम बैड डेब्ट्स या डूबत ऋण के नाम से जानते हैं। एक तरीके से लॉस होता है जिसे हम P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं, यानी कि P&L अकाउंट से इसको चार्ज कर लेंगे। इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है आपका दिवालिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है और अब आप से कुछ भी वसूली नहीं कर सकते, अपना जो भी पैसा आपका उसमें आता हुआ था वो अब आपको कुछ नहीं चुकाएगा। सॉल्वेंट जैसे इसका अपोजिट कि वो देने में सक्षम है, आप उससे पैसा ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप किसी चीज़ में अपना पैसा लगा देते हो कि आपको आगे चल करके बेनिफिट होगा या प्रॉफिट होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर्स परचेज कर लेना, या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपने कोई एसेट में पैसा लगा दिया, इस तरीके से ये सभी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। लाइव स्टॉक क्या होता है, लाइव स्टॉक एक तरीके से जितने भी एनिमल्स है, पालतू एनिमल्स हैं, उनको अगर आप अपने बिजनेस करने के पर्पज़ में यूज़ में ले रहे हो तो वो सब आपके लाइव स्टॉक में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये था छोटा सा टॉपिक, एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। सेल आपने ख़रीदा ही इसलिए था कि आपको आगे चल करके मुनाफे में किसी चीज़ को बेचना है, बिजनेस बेचने के लिए ही किया गया है, तो इसलिए वो सब क्या हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा। स्टॉक क्या होता है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपने बिजनेस स्टार्ट करने के समय जो स्टॉक लगाया वो हो जाएगा, लिख देती हूँ, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, ठीक है, जो बिना भी करेगा क्लोजिंग हो जाएगा। इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स एंड प्लस ये जो ऊपर अपन स्टॉक पढ़ के आए इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे, तो ये एक तरीके से बड़ी टर्म है स्टॉक से। ट्रेड रिसीवेबल में दो तरह के होते हैं, एक डेटर्स होता है और एक BR होता है, यानी कि दोनों से पैसा आपको लेना है, इसका पता नहीं है कि ये कब देगा, और इसका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है कि पर्टिकुलर इतने टाइम बाद में दे देगा। ट्रेड पेबल्स भी एक तरीके से, जैसे यहाँ पैसा आपको लेना था, यहाँ आपको पैसा चुकाना है, देना है, अब कितने टाइम बाद में आप दोगे वो क्रेडिटर्स में शामिल हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपने बिल लिखा है, उस बिल के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करोगे तो वो बिल्स पेबल में आ जाएगा।
गुड्स में जो भी बिजनेस के अंदर आपने माल खरीदा है बेचने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से, वो सब गुड्स कहलाएगा। वाउचर, जिसके आधार पर हम लेखा करेंगे, लेन देन की एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको देख करके हम लेखा करेंगे। डिस्काउंट एंड टिप्स, इसके जो टाइप्स हैं मेनली दो ध्यान रखने हैं, ट्रेड और कैश, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है, ट्रेड और कैश। रिबेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेड और कैश। ये मतलब रिबेट जो है इन दोनों के अलावा जो थर्ड रीज़न कोई और रीज़न होगा उसके रीज़न से दिया जाता है। जीएसटी के अंदर जो सभी जितने भी वस्तुएं होती हैं, सर्विस टैक्स हुआ, सेल टैक्स हुआ, इस सभी टैक्सेस को एक ही क्राइटेरिया के अंदर शामिल करके इंक्लूड रूप से एक ही बार टैक्स पे करना पड़ता है, वो जीएसटी में आ जाता है। एंट्री, जो भी लेखे की जो भी लेन देन होगा व्यापार के अंदर उसको आप लेखा करोगे वही एंट्री होगी। डूबा हुआ पैसा जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब आपको नहीं मिलेगा, वो बैड डेब्ट्स हो गया। जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका है, सक्षम है पैसा देने में, इंसॉल्वेंट। जो सक्षम है पैसा देने में, वो सॉल्वेंट। इन्वेस्टमेंट, जो भी लॉन्ग पीरियड के लिए आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, आगे चल करके आपको फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट। और लास्ट लाइव स्टॉक, जितने भी एनिमल्स आप काम में लोगे अपने बिजनेस के लिए वो सभी लाइव स्टॉक में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। इस सेशन में आपको अगर कोई भी डाउट रहा है, कन्फ्यूज़न रहा है, या कोई ऐसी टर्म जो मैंने लिखने से रह गई हूँ या भूल गई हूँ, नहीं लिखी हूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं उसको जो है समझाने की या पूरा करने की कोशिश करूँगी। दोनों लेक्चर्स को देखना, दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद सारे डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखना, और बची हुई जो भी टर्म्स है जो नहीं बताई है वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में हम उसको डिस्कस करेंगे।